अर्धसूत्री विभाजन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो मियोसिस, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, मियोसिस क्या होता है। ओके सर, ओके डाल दो बेटे आप भी हेडिंग। बहुत सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है, आराम से आप कवर कर लोगे। मियोसिस, ओके हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन बहुत बार आपने नाम सुना होगा इसका, 12th क्लास में भी सुन लेते हैं नाम, पर समझ में नहीं आता क्या चीज़ होती है अर्धसूत्री विभाजन। चलिए आज आपको बिल्कुल डिटेल से क्लियर विद डायग्राम समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, सबसे पहले इसका जो अध्ययन किया था वो किया था ऑस्कर हार्डविग ने। ध्यान देना, किसने किया था? ऑस्कर हार्डविग ने 1876 में। और जो ये मियोसिस नाम दिया था ये 1905 में फार्मर और मोरे ने दिया था। ये लगा लो, ये खोज है और ये लिख के आनी पड़ेगी आपको क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यानी कि मियोसिस का सर्वप्रथम अध्ययन, लाइन पे ध्यान देना बेटा, मियोसिस का सर्वप्रथम अध्ययन किन भाई साहब ने किया था? सर्वप्रथम अध्ययन किन भाई साहब ने किया था? जल्दी बताओ। मियोसिस का सर्वप्रथम अध्ययन, ठीक है, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। मियोसिस का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑस्कर हार्डविग। शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलो मैं, हार्डविग, ठीक है, ऑस्कर हार्डविग ने, ठीक है। सन कब किया था? 1876 में किया था। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, किया था बेटा। और भी साइंटिस्ट आने का मतलब ये नहीं है कि ये चले गए, नींव रख दी। हार्डविग ने क्या कर दिया? मियोसिस की नींव रख दी। अब बाकी बाद में कौन क्या कर रहा है वो अलग अलग साइंटिस्ट थे। 1905 में मियोसिस शब्द का यूज फार्मर और मोरे ने किया। ये लाइन पे ध्यान दो, खोज इन्होंने कर दी लेकिन नाम किसने दिया? फार्मर और मोरे, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, मियोसिस शब्द का यूज, मियोसिस शब्द का जो उपयोग किया वो किन्होंने किया? मियोसिस शब्द का उपयोग यानी कि प्रयोग जो किया, ठीक है, किसने किया बेटा? फार्मर, ठीक है, फार्मर तथा मोरे ने। लाइन पे ध्यान देना बेटा, मोरे ने सन 1905 में किया, सन 1905 में किया। ये हिस्ट्री हुई क्योंकि आप बीएससी में पढ़ रहे हो, आपको पूरा डिटेल से लिख के आना, समझा के आना टीचर को कि जैसे हाँ हम यार बैचलर हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मियोसिस किन कोशिकाओं में होता है? तो मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, यानी कि जनन कोशिकाओं में होता है। सही है, जनन कोशिकाओं में होता है। विकास और विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं किसके द्वारा? इस मियोसिस द्वारा विकास और विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पहला पॉइंट कि जो ये मियोसिस होता है बेटा, ये जो मियोसिस होता है ना, मियोसिस जो होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, वो केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ये याद कर लो, ठीक से समझ लो इस चीज़ को। ये लाइन 100 रुपये की है, कोशिकाओं में होता है, ठीक है, कोशिकाओं में होता है, ठीक है। ओके, अब मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है। और एक बात और है, क्या करता है मियोसिस? विकास कर सकता है, विभिन्नता उत्पन्न कर सकता है, विकास तथा विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। ये ध्यान देना, विकास तथा विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, ठीक है। विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न करता है वो भी देखेंगे। विकास तथा विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है। अच्छा, इसमें होता क्या? अब सिंपल सी बात है, अर्धसूत्री विभाजन है तो गुणसूत्रों की संख्या यानी कि इस विभाजन के पश्चात या इस विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी कि इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। और अंत में 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब कैसे वो भी हम चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास ये द्विगुणित कोशिका है। कौन सी कोशिका है बेटा? ये समझ लो ठीक से, ये कौन सी कोशिका है? ये द्विगुणित कोशिका है, ठीक है। अब इस द्विगुणित कोशिका का ना मियोसिस फर्स्ट होता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या आधी, देखो 2n से आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, ठीक है। मियोसिस के पश्चात या विभाजन के पश्चात या अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो यहाँ पर जो होता है ना वो होता है, और होना काफ़ी नहीं होता,
यहाँ म्यूसिस फर्स्ट होता है, ये लाइन पे ध्यान देना, म्यूसिस सेकंड भी होता है। अब जब म्यूसिस सेकंड होता है ना तो 4 सेल बन जाती हैं, एक सेल ये बनी हमारी, एक सेल ये बनी हमारी, फिर एक सेल ये बनी हमारी, फिर ये एक सेल बनी। ये समसूत्री विभाजन जैसा होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता पर समसूत्री विभाजन जैसा होता है, तो इसको बोलते हैं म्यूसिस सेकंड। म्यूसिस सेकंड, ध्यान देना बेटा लाइन पे, म्यूसिस सेकंड, ठीक है। तो म्यूसिस भी 2 प्रकार का हो गया, एक म्यूसिस फर्स्ट हो गया, एक म्यूसिस कौन सा हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं एक लाइन और लिखने वाला हूं, म्यूसिस जनन कोशिकाओं में होता है, विकास तथा विविधताएं उत्पन्न करता है। म्यूसिस की एक क्वालिटी और आती है, म्यूसिस की एक क्वालिटी और आती है बेटा, पूरा पढ़ेंगे डिटेल से। म्यूसिस जो होता है वो द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, लाइन पर फोकस करना, द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, ठीक है, द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, क्योंकि यार बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। और म्यूसिस के पश्चात लाइन पे फोकस करें, म्यूसिस के पश्चात जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम समझते हो ना आप, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है ना, क्रोमोसोम्स की संख्या वो बेटा कितनी हो जाती है, जल्दी बताओ। क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। और अंत में कितनी सेल बनती हैं, आधी हो जाती है, तथा अंत में 4 अगुणित सेल बनती हैं, तथा अंत में 4 सेल बनती हैं, यानी कि 4 कोशिकाएं बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूसिस के पश्चात क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, म्यूसिस के पश्चात क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, और अंत में 4 क्या बनती हैं तुम्हारे पास, सेल्स बनती हैं, ठीक है। अंत में कितनी सेल्स बनती हैं, 4 अगुणित सेल बनती हैं। ये समझ में आया तुम्हारे पास म्यूसिस। इस लाइन को याद कर लो कि म्यूसिस के पश्चात क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, और अंत में 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है। अब जरा थोड़ा लाइन पे ध्यान देना बेटा, अब जरा थोड़ा लाइन पे ध्यान देना। अरे सर क्या ध्यान दें मैं इस चीज़ को अगर मैं यहाँ चाहूँ तो लिखवा भी सकता हूँ, वरना मैंने लिख दिया म्यूसिस फर्स्ट, समझ गए होगे, म्यूसिस सेकंड। अब म्यूसिस फर्स्ट को हम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, और म्यूसिस सेकंड को हम यानी कि समसूत्री टाइप का विभाजन भी कहते हैं ना। तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दूँ, चलो यार मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ और ऐसा करके, म्यूसिस, ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट होगा हमारा, ठीक है, और म्यूसिस सेकंड हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। ये म्यूसिस फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, म्यूसिस सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो म्यूसिस फर्स्ट होता है ना मेरे बच्चे, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको न्यूनकारी क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समसूत्री टाइप विभाजन बोला जाता है इसको, ठीक है। ओके, समसूत्री मतलब समझते हो, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या जनक के समान होती है। अगर 2x है तो 2x ही, अगर 2n है तो 2n 2n बनेंगे। चलो ये तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे, फिलहाल तो न्यूनकारी विभाजन। तो इसमें क्या है, अगर 2n है, द्विगुणित कोशिका है, ठीक है, तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इस टाइप से ये हो गई। लेकिन समसूत्री में जो ये मेरे पास n है ना, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। लाइन पे फोकस करना, ये होता है। तो म्यूसिस फर्स्ट हो गया और ये म्यूसिस कौन सा हो गया मेरे पास, सेकंड हो गया, ठीक है। ये होता है, देखो, यानी के जो ये क्रोमोसोम की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, जनक के बराबर होती है, वही हमारा समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। ओके, चलिए तो यहाँ तक फास्टली स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से अपने बुक में नोट करो, नोटबुक में, कहीं बाहर से कोई नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही क्या है आपके बेटा, नोट्स हैं। सिंपल सा टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, आराम से आप कवर कर लोगे म्यूसिस के बारे में, ठीक है। अरे यार इतनी छोटी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई तो फिर क्या समझ में आएगा, ये बताओ यार तुम मुझे, भाई ये बताओ तुम, अरे भाई इतनी छोटी छोटी चीज़ें, अरे भाई चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना उसका आंसर। एक ही आंसर है, 2 क्वेश्चन का एक आंसर है। जूता पहना क्यों नहीं और समोसा खाया क्यों नहीं, यानी कि समोसा खाया क्यों नहीं और जूता पहना क्यों नहीं, दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। कमेंट में जल्दी फास्ट रिप्लाई करो कि सर इसका आंसर ये होगा। जल्दी बताओ, सोचो, अबे थोड़ा बहुत सोच लिया करो भाई, थोड़ा बहुत सोच लिया करो। चलो ना सोच रहे कोई बात नहीं।
अब बेटा तुम्हें पता होना चाहिए अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक का विभाजन भी होता है और साइटोप्लाज्म का विभाजन भी होता है, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना। चलो मैं इस लाइन को लिखवा दे रहा हूँ। म्यूसिस के दौरान बेटा लिखने का तरीका देख लो, लिखने का तरीका। म्यूसिस के दौरान, लाइन पे फोकस करना, ठीक है सर। म्यूसिस के दौरान, बेटे बोरान नहीं दौरान, म्यूसिस के दौरान, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस तथा साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस होता है। दिख रहा है? अरे मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्लियर बिल्कुल एकदम साफ साफ। तो म्यूसिस के दौरान कैरियोकाइनेसिस तथा साइटोकाइनेसिस होता है। अब बेटा साइटोकाइनेसिस जो है ना बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं केंद्रक का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस में निम्नलिखित फेस आती हैं, ध्यान देना। कैरियोकाइनेसिस में फोकस करना ठीक से, कैरियोकाइनेसिस में, ठीक है, निम्नलिखित फेस आती हैं। सबसे बड़ी फेस यही होती है, ये तो बहुत छोटी सी फेस होती है, बड़ी आसानी से अलग हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस में निम्नलिखित फेस आती हैं, ठीक है सर, फेस आती हैं। ओके सर, ओके, आती हैं। तो बेटा कौन कौन सी फेस आती हैं सर, उनका सामना करवा दो आज, उनका सामना करवा दो। बहुत बेचैनी हो रही है, घबराओ मत। सबसे पहली जो फेस होती है ना बेटा, सबसे पहली फेस वही वाली प्रोफेस फर्स्ट, क्योंकि म्यूसिस फर्स्ट है। म्यूसिस के दौरान कैरियोकाइनेसिस। तो एक काम करता हूँ, निम्नलिखित तो एक होता, तो यहाँ पे ना आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल लेना ब्लैक पेन से, या जिससे भी डालो तुम्हारी मर्जी है। म्यूसिस फर्स्ट पढ़ेंगे पहले हम, म्यूसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, म्यूसिस सेकंड पढ़ेंगे। तो म्यूसिस फर्स्ट पढ़ लें। म्यूसिस फर्स्ट में भी क्या पढ़ रहे हैं हम, कैरियोकाइनेसिस में निम्नलिखित फेस आती हैं। तो म्यूसिस फर्स्ट में सबसे पहली जो स्टेप होती है ना, फर्स्ट है, तो प्रोफेस फर्स्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है, प्रोफेस फर्स्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा होता है बेटा, प्रोफेस के बाद मेटाफेस आता है, मेटाफेस फर्स्ट आता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि फर्स्ट है तो फर्स्ट ही आ जाएगा। फिर मेरे पास एनाफेस आता है, ठीक है सर, एनाफेस आ गया। उसके बाद में एनाफेस फर्स्ट, फिर टीलोफेस आ जाता है, टीलोफेस आ जाता है, लो टीलोफेस आ जाता है, ठीक है बेटा। अब जो ये तुम देख रहे हो ना, ये वाली जो होती है, ये बेटा देखो, एक खाली यही प्रोफेस जो होती है ना, लेप्टोटीन होती है। पहली जो होती है लेप्टोटीन होती है। दूसरी फेज जो होती है जाइगोटीन होती है, ठीक है, ठीक है। अरे यार, ओहो, बीच में बड़ा डाल दिया। जाइगोटीन होती है। फिर पैकिटीन होती है, पैकिटीन आती है एक फेज। फिर तुम्हारे पास आता है, खाली प्रोफेस फर्स्ट की बात है, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस को हम डिवाइड नहीं करते हैं, खाली बस प्रोफेस। एक लेप्टोटीन होती है, जाइगोटीन होती है और पैकिटीन होती है, ठीक है बेटा। पैकिटीन के बाद तुम्हारे पास आता है एक डिप्लोटीन आती है, डिप्लोटीन, बस याद करना बहुत ज़रूरी है, डिप्लोटीन। और लास्ट में डायाकाइनेसिस आता है, डायाकाइनेसिस, ठीक है, काइनेसिस, ठीक है। तो ये सब बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ये सब क्या होते हैं, हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो प्रोफेस होती है ना, प्रोफेस, ये इंटरफेस के बाद होने वाली सबसे लंबी फेस होती है। इसमें निम्नलिखित फेस आती हैं, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो जरा हेडिंग। पहला नंबर, सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे प्रोफेस फर्स्ट पे। नाम पहले याद करो, पहले नाम अच्छे से याद कर लो। अगर हेडिंग बाई हेडिंग आपके याद हो गए ना, तो पता होना चाहिए। कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, बस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, उसमें अगर हेडिंग बढ़िया करके डाल के आते हो और अपने पास से बना के भी आते हो, तो वहाँ पे नंबर मिलते हैं, क्योंकि टीचर खाली हेडिंग चेक करता है, काफ़ी हद तक, बहुत कम ना के बराबर पड़ता है, पर हेडिंग बिल्कुल सुटेबल होने चाहिए आपके, कुछ लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेप्टोटीन आता है ना हमारा, तो सबसे पहले प्रोफेस फर्स्ट आ जाती है, ठीक है बेटा, प्रोफेस फर्स्ट। तो ये जो होती है ना इंटरफेस के बाद, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, इंटरफेस के बाद, ओके, प्रोफेस फर्स्ट, किसके बाद बेटे, इंटरफेस के बाद, ओके, सेल डिवीज़न में इंटरफेस के बाद, पीछे पढ़ा दिया मैंने, सेल साइकिल या सेल डिवीज़न पढ़ लेना। इंटरफेस कौन सा फेस लगाया यार, फेस कौन सा लगाया, देख तो ये वाला लगेगा। इंटरफेस के पश्चात होने वाली, ठीक है, सबसे लंबी प्रोसेस है,
सबसे लंबी प्रोसेस है, ठीक है, सबसे लंबी प्रोसेस है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित फेस होती हैं, इसमें निम्नलिखित फेस होती हैं, ठीक है बेटा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। इसमें निम्नलिखित फेस होती हैं। चलो पहली फेस लेते हैं। पहली फेस कौन सी आती है मेरे पास? लेप्टोटीन आती है। पहली फेस कौन सी आती है? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, ठीक है। चलिए लेप्टोटीन में क्या होता है बेटा, मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा तुम्हें। देखो ये बार बार डायग्राम बनेगा इसमें। तो लेप्टोटीन में सबसे पहला नंबर, थोड़ा ध्यान देना, जो ये होते हैं ना क्रोमोसोम, ठीक है, इस टाइप के होते हैं ये। और हमारा केंद्रक का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। ये फोकस करें, फोकस करें बेटा, लाइन पर बहुत ज़रूरी है। ये बन गया हमारा, ठीक है। और ये हो गया हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस केंद्रिका हो गया। तो इसमें जो केंद्रक का आकार होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, ध्यान देना। केंद्रक का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और जो ये क्रोमोसोम होते हैं ना वो पतले तथा लंबे होते हैं। पतले तथा कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। कभी तुमने अधिकांश देखा होगा जो इंसान ज़्यादा लंबा होता है ना उसकी मोटाई जो है उतनी कम होती है। कहानी यहाँ भी सेम आती है, पतले होते हैं और कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना। ये और इनके बीच में आकर्षण कैसा होता है? क्रोमोसोम के बीच में जो आकर्षण होता है वो भी कैसा होता है? कम होता है। इसमें एक जो होता है ना वो मैटरनल क्रोमोसोम होता है और एक जो होता है वो पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। यानी कि एक जो होता है वो फीमेल साइड से आता है और एक जो होता है वो मेल साइड से आता है, ठीक है। आता नहीं आता? नहीं आता। अरे यार चलो मैं लिखवा दूंगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने ये सेल बना दी है, कोशिका बना दी। ये क्या है मेरे पास? केंद्रक है। इसके भीतर ये न्यूक्लियोलस है केंद्रिका, और ये क्रोमोसोम के जो धागे होते हैं ना क्रोमेटिन वो हैं। तो यहाँ पे लाइन पे ध्यान देना, जो क्रोमोसोम होते हैं ना इस फेस में, क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, फोकस करें, क्रोमोसोम जो होते हैं वो पतले तथा लंबे होते हैं, पतले तथा लंबे होते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, पतले तथा लंबे होते हैं। सर दूसरा पॉइंट क्या है? अबे सबर तो रखो, एकदम से लिखवा दूँ क्या? दूसरा पॉइंट जो होता है हमारा वो ये होता है, आकर्षण कम होता है इनके बीच में, बहुत कम होता है। आकर्षण कैसा होता है? कम होता है, आकर्षण कम होता है। अब एक चीज़ और है, आकर्षण कम होता है, एक चीज़ और है, एक जो होता है ना, यानी कि एक क्या होता है बेटा इसमें? एक मैटरनल, मैटरनल मतलब समझते हो? मादा क्रोमोसोम, मैटरनल, एक मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है, तथा एक जो होता है ना एक पैटर्नल, पैटर्नल यानी कि एक मृत मात्र, पता ना क्या होता है यार, हिंदी में मृत बोलते दिखे हैं शायद, और एक प्रत बोलते हैं। तो मैटरनल क्रोमोसोम तथा एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वो बड़े आकार का दिखाई देता है। देखो न्यूक्लियस जो है वो बड़े आकार का दिखाई देता है, ध्यान देना इस लाइन पे भी। न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस बड़े आकार का दिखाई देता है, बड़े आकार का दिखाई देता है, बड़े आकार का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और है, दिखाई देता है। इसमें एक चीज़ और होती है, इस फेस में एक चीज़ और होती है बेटा, अभी कुछ नहीं है, बस प्रोफेस का पहला स्टेज है लेप्टोटीन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यह है कि जो ये क्रोमोसोम है ना, इनके ऊपर जो होते हैं वो सेंट्रोमियर दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, यानी कि माला टाइप के ऐसा करके ये सेंट्रोमियर दिखाई देते हैं। सेंट्रोमियर जानते हो ना, जैसे हमारा क्रोमोसोम ये बना ना, ऐसा करके क्रोमोसोम बनाओगे आप, तो ये जो होता है ये क्या होता है तुम्हारे पास? सेंट्रोमियर होता है। तो मैं यहाँ ही मैं ये लिखने वाला हूँ, ठीक है। क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। बस पहली स्टेज कंप्लीट, स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये पहली स्टेज हमारी कंप्लीट हो गई। फास्टली स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ अब, ठीक है, पक्का सोच लो एक बार और। चलो कर दे रहे हैं इसको इरेज, हमारी क्या, हम तो कर ही देंगे भैया। तुम तो बस समझते रहो, पढ़ते रहो। एक सिंपल सा टॉपिक सिंपल सी भाषा में, बड़ा इजी, बड़ा आसान। ना समझो तो कोई बात नहीं है, और समझो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि भाई आपकी लाइफ में आपको पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाने हैं। और इन मार्क्स की कीमत जो होती है ना, जब आप आने वाले एग्जाम दोगे और मेरिट लिस्ट लगेगी, और वहाँ पर होती है इस नंबरों की कीमत। अभी तो कुछ पता नहीं है आपको, इसलिए मेहनत करो अच्छे से, ठीक है, मेहनत करो अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। क्रोमोसोम जो होता है ना हमारे, ये मैंने लिख दिया बेटा इतना,
हो हम भाई, ये क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सी स्टेज आती है मेरे पास, दूसरी स्टेज। तो दूसरा नंबर मेरा आता है जाइगो। ठीक है, जाइगोटीन। ठीक है बेटा, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन का मतलब समझते हो ना आप, यहाँ पे समजात गुणसूत्र बनते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, कौन से बनते हैं, समजात गुणसूत्र बनते हैं, आकर्षण अधिक होता है। लाइन पे याद करो, समजात गुणसूत्र बनते हैं, आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। हो गया यार, समजात गुणसूत्र बनते हैं, आकर्षण कैसा होता है, अधिक होता है, मोटे और छोटे होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं ना, क्रोमोसोम, कभी भी ध्यान देना, आपने बौनी लड़कियां देखी होंगी थोड़ी सी, जिनकी लंबाई कम होती है उनकी मोटाई ज़्यादा होती है। कुछ लड़कियां लंबी होती हैं, उन्हें हमेशा तुम देखना उनकी मोटाई कम होती है। तो जो जितना बौना होता है ना, उसकी मोटाई उतनी ज़्यादा होती है, ध्यान देना तुम। कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबके सब, कुछ एग्जाम्पल तुम मतलब तुम देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ यार, इसकी जो ये लंबा बहुत ज़्यादा तो उसकी जो है मोटाई थोड़ी सी कम है, ये ज़्यादा बौना है तो उसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं ना, क्रोमोसोम जो होते हैं, मैं हम जाइगोटीन पे थे हम, तो क्रोमोसोम मैं पे कहाँ पे था यार, पॉइंट में तो भूल गया यार। हाँ, क्रोमोसोम जो होते हैं वो छोटे तथा मोटे दिखाई देते हैं, मोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, मोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, मोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, आकर्षण अधिक होता है। आकर्षण कैसा होता है बेटा, आकर्षण अधिक होता है। चलिए सर, एक लाइन ये लिख दी आपने, आकर्षण अधिक होता है। अब इसके बाद में क्रोमोसोम छोटे तथा मोटे दिखाई देते हैं, आकर्षण कैसा होता है हमारा, अधिक होता है। अब तो तुम्हारे पास जो मैंने बोला था ना पहले स्टेप में, मैंने क्या बोला था, मैटरनल क्रोमोसोम और क्या होता है, पैटर्नल क्रोमोसोम मिलकर एक जोड़ा बनाते हैं जिससे पेयरिंग कहते हैं। ठीक है, और समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, इस जोड़े में जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो तुम्हारे पास कौन से वाले होते हैं, वो तुम्हारे समजात होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरह का डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा ज़रा ध्यान देना बेटा लाइन पे। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है भैया, इसके अंदर जो है आइसक्रीम बना दो, आइसक्रीम खिला दो, चाहे तुम कुछ भी कर दो। अब कुछ क्रोमोसोम में ये ऐसे, देखो बेटा ये ध्यान देना, क्रोमोसोम हमें कुछ ऐसे करके ये दिखाई देना शुरू हो जाएंगे अलग अलग, ये ऐसे करके, ये अभी मिले नहीं है। ठीक है, पर ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे, हमें इस टाइप से दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोलस आ गया। ठीक है, ओके ओके सर, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, सिंपल सा भाषा में। अब क्या होता है कि क्रोमोसोम छोटे तथा मोटे दिखाई देते हैं, आकर्षण अधिक होता है। और लाइन पे ध्यान देना, जो मेरे पास ये मैटरनल क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है, मैटरनल क्रोमोसोम तथा मैटरनल अरे यार मैटरनल क्रोमोसोम तथा पैटर्नल क्रोमोसोम मिलकर जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जोड़ा बनाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को पेयरिंग, यानी कि मादा क्रोमोसोम और नर क्रोमोसोम मिलकर जोड़ा बनाते हैं, तभी तो जाइगोट बनेगा, इसलिए तो वो लगा जाइगोटीन। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पेयरिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को पेयरिंग कहते हैं, राइट, बहुत बढ़िया सर। अब एक चीज़ और है बेटा, पेपर में लिखने का तरीका बता रहा हूँ, समझ तो जाओगे तुम वीडियोस देख लो, पढ़ लो, समझ जाओगे, लेकिन लिख के कैसा आओगे भाई, लिखने पे नंबर मिलते हैं तुम्हें, तुम वहाँ पे लिख के बताओगे ना कि हमें इतनी नॉलेज है, वही नोट्स आपके ये वाले हैं। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, कुछ छोटी मोटी चीज़ तो लिख के आओगे नहीं। तो जोड़ा, इस प्रक्रिया को पेयरिंग कहते हैं। अब एक पॉइंट और है, जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात होते हैं। जोड़े के जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जोड़े के जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं बेटे, समजात होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, समजात होते हैं, या होमोलोगस होते हैं, समजात होते हैं। ठीक है, चलिए, जोड़े के जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं बेटे, समजात होते हैं। और एक चीज़ और है, जोड़े के जीन चलो समझाते होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, आधा पॉइंट और लिखवा दूँ इसमें, नहीं वैसे इतनी पॉइंट बहुत है, काफ़ी है। देखो ये जो क्रिया है ना हमारी, ये होती है मोनोवैलेंट और ये होती है बाइवैलेंट, यानी कि इसे हम बाइवैलेंट भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट भी कहते हैं, इसे हम बाइवैलेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मोनोवैलेंट कहते हैं, आप लिख सकते हो, इसको मोनोवैलेंट कहते हैं। ठीक
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट कहते हैं, मोनोवैलेंट कहते हैं। और ये हमारा बाइवैलेंट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, पैकेटीन। बेटा पैकेटीन आ गया हमारा। पैकेटीन में क्या होता है, जल्दी बताओ, पैकेटीन में क्या होता है, कुछ नहीं, थर्ड नंबर है हमारा। पैकेटीन में कुछ नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा कुछ होगा। देखो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये जो तुम क्रोमोसोम देख रहे हो ना, क्रोमोसोम ये वाले 4 क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देती हैं, 4 क्रोमेटिन स्पष्ट दिखाई देती हैं। और जीन का एक्सचेंज होता है और आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आकर्षण सबसे अधिक होता है। आकर्षण जो होता है ना, आकर्षण सबसे अधिक होता है, आकर्षण सबसे अधिक होता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाले जो लोब्स आप देख रहे हो, क्रोमेटिड बोल दिया मैंने इसको, क्रोमेटिड्स, ठीक है, क्रोमेटिड ही बोला जाता। तो 4 क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी कि एक जोड़े में, ध्यान देना, एक जोड़े में 4 क्रोमेटिड, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देती हैं। 4 क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी कि आकर्षण सबसे अधिक होता है, एक जोड़े में 4 क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, 4 क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देती हैं। चलिए मैं भी डायग्राम बनाकर समझाऊंगा चीज़ को। एक लाइन और लिख दूँ, जीन जो होते हैं ना, जीन का जो होता है ना, जीन का एक्सचेंज, यानी कि जीन का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, जीन का विनिमय होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्रॉसओवर कहते हैं, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, इस प्रक्रिया को क्रॉसओवर कहते हैं, हम क्रॉसओवर कहते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्रॉसओवर कहते हैं। अच्छा मैं डायग्राम बना दूं जल्दी फास्टली, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, पक्का। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लो हटा दे, फिर इसको ज़्यादा नहीं, आराम से कवर करो बिल्कुल। तो यार डर रहे हो बेवजह में डरते हो तुम तो, है भाई। तो जीन का विनिमय होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसओवर कहते हैं। लाइन पे ध्यान देना, इस टाइप से देखो। अब जो डायग्राम बनाने वाला हूँ ना, वो डायग्राम ज़रा समझना चीज़ को। कुछ स्टेज ऐसी होती हैं जहाँ समझने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये बेटा ये अब तुम ज़रा थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे सेंट्रोमियर जनरेट हो जाता है। एक 4 जो होंगी ना, 4, ये 4 क्रोमेटिड जो है ना आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, ऐसे करके ये ऐसे इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और न्यूक्लियोलस ये आ गया हमारा। 4 क्रोमेटिड जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। समझ में आया भैया? अरे ना समझ में आया, ऐसे समझ में आ जाता, वो सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर कर लोगे। आ गया, 4 क्रोमेटिड जो है वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। यहाँ समझने की कोशिश करो, 4 क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, 4 क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देती हैं। कौन सी फेस आ गई हमारी, ये वाली पैकेटीन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा आता है, चौथा नंबर देखो जरा, उसमें डिप्लोटीन आता है, डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन आ जाता है, ठीक है बेटा। डिप्लोटीन में क्या होता है जल्दी बताओ। अब इस डिप्लोटीन में जो होता है ना, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस होती है। डिप्लोटीन में जो ये क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम, डिप्लोटीन में क्रोमोसोम अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? डिप्लोटीन में क्रोमोसोम अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं, और अलग होते समय ये कुछ बिंदुओं पर जुड़े होते हैं। इस टाइप से देखो, डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये है मेरे पास, ये सेंट्रोमियर इसका, बाकी हमारा सेंटर ऐसे रहेगा, ये वाला सेंटर भी हमारा अभी ये विलुप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप से न्यूक्लियस बना दो आप पूरा, ये कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना हुए है ये इस टाइप से। अब देखो क्या होता है, ये वाला भाग मैंने कुछ ऐसे बनाया है क्रोमोसोम का, ये वाला भाग मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है। अब देखो ये जो तुम देख रहे हो ना, इसके साथ में मैंने क्या बोलूँगा, देखो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम पृथक होना शुरू हो जाते हैं, ध्यान देना, पृथक होना शुरू हो जाते हैं, और अलग होते समय, ध्यान देना बेटा इस लाइन पे, अलग होते
समय। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम जो होते हैं पृथक होना शुरू हो जाते हैं अलग होते समय कुछ बिंदुओं पर जुड़े होते हैं। कुछ बिंदुओं पर कैसे होते हैं ये, कुछ बिंदुओं पर जुड़े होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कुछ बिंदुओं पर क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। तो क्रोमोसोम पृथक होना शुरू हो जाते हैं अलग होते समय कुछ बिंदुओं पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस टाइप से ये ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे जुड़े होते हैं कुछ बिंदुओं पर, ऐसे ये वाले ये। ठीक है, फिर यार जगह तो बची ना है अभी यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा सा ना यहाँ से लेता हूँ ये, मैं इस टाइप से, फिर ये वाला लेके इसको इससे मिला दो, ऐसा करके इसको इससे मिला दो ये। ठीक है, ऐसे करके होता है। बाकी न्यूक्लियस हमारा यही रहता है सेम। तो क्रोमोसोम पृथक होना शुरू हो जाते हैं अलग होते समय कुछ बिंदुओं पर जुड़े होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कोएज़्मा कहते हैं, कोएज़मेटा कहते हैं। ठीक है, कोएज़मेटा कहते हैं। ठीक है, ये एक नहीं कई जगह हो सकती है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 एक से अधिक हो सकती है। इसके बाद में लास्ट फेज हमारी आती है, हमारे पास डायाकाइनेसिस। बेटा कौन सी आती है, डायाकाइनेसिस। अब ये सर डायाकाइनेसिस क्या होती है, यानी कि क्रोमोसोम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम बिल्कुल पृथक हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। क्रोमोसोम जो होते हैं ना, क्रोमोसोम जो है वो पृथक हो जाते हैं, बिल्कुल अलग पृथक हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम पृथक हो जाते हैं। और जो ये तुम्हारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये खत्म हो जाती है, न्यूक्लियस भी क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है नष्ट, तथा न्यूक्लियोलस ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है। क्रोमोसोम पृथक हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है तुम्हारा, नष्ट हो जाता है, यानी कि ये नष्ट हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम जो है आपको स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से। ऐसा करके बनाओ बड़ा करके ये तो बेटा ये फिर मेरे पास ये ऐसे ये वाले। ठीक है, ये ऐसे करके आपको क्रोमोसोम दिखाई दे लेंगे। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये 4 स्टेप यानी कि 5 स्टेप हमारे पूरे हो गए। पहला कौन सा था, लेप्टोटीन। दूसरा कौन सा था, जाइगोटीन। थर्ड कौन सा था, पैकिटीन। और फोर्थ कौन सा था हमारा, पैकिटीन हो गया हमारा। फोर्थ कौन सा है हमारा, डिप्लोटीन। और लास्ट में तुम्हारे पास डायाकाइनेसिस। अब इसके बाद ये प्रोफेज फर्स्ट फिनिश होती है, अब सेकंड शुरू होती है हमारी कौन सी वाली, मेटाफेज। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का ओके, सोच लो। ठीक है, तो ये सारी स्टेज आप नोट करके लिखो, बढ़िया करके, काम में आ गई बेटा, काम में आ गई स्टेज सारी की सारी, इंपॉर्टेंट स्टेज है, सारी की सारी स्टेज इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बिल्कुल सिंपल सा होता है। अब इसके बाद में देखो ना, इसके बाद में यहाँ से मेटाफेज शुरू हो जाती है। इसके बाद में बेटा यहाँ से क्या होता है मेरे दोस्तों, इसके बाद में मेरे दोस्तों मेटाफेज क्या होती है, शुरू हो जाती है। सर इसके बाद में मेटाफेज शुरू हो जाती है, और क्या, हाँ इसके बाद में यार मेटाफेज शुरू हो जाती है। चलो करो, डालो। मेटाफेज फर्स्ट आ गया हमारा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रोफेज खत्म, अब आ गया हमारा मेटाफेज फर्स्ट। चलिए मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, अब मेटाफेज फर्स्ट क्या होता है, अब मेटाफेज फर्स्ट तो मैंने लिखा ही ना है, ये एल है मेटाफेज फर्स्ट। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात होती है। जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक रेखा में आ जाते हैं, इस टाइप से। क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक रेखा में आ जाते हैं, ऐसे करके। सेंट्रोमियर भी है हमारा, ये थोड़ा बड़ा करके बनाओ, हटाओ इसको, ये ठीक है। तो जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जो बेटा क्रोमोसोम होता है ये, अरे यार बड़ा ही बुरा बना भाई, बड़ा ही बुरा बना ये। तो जो ये क्रोमोसोम होते हैं वो एक रेखा में आ जाते हैं, और जो सेंट्रोइड होता है ना, सेंट्रोइड वो क्या होता है, ध्रुवों पर पहुंच जाता है ये। यानी कि सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड
कहाँ पहुँच जाता है बेटे, ध्रुवों पर पहुँच जाता है, ध्रुवों पर पहुँच जाता है। सेंट्रोइड जो होता है वो ध्रुवों पर पहुँच जाता है, ये सेंट्रोइड होते हैं ध्रुवों पर पहुँच जाता है, ठीक है, सेंट्रोइड ध्रुवों पर पहुँच जाता है। और जो क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारे कौन से होते हैं बेटा, क्रोमोसोम होते हैं, वो मध्य रेखा में आ जाते हैं, मध्य रेखा में आ जाते हैं, या बोलते हैं इसको हम सेल प्लेट, मध्य रेखा में आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं। आगे बेटे मध्य रेखा में आ जाते हैं। स्पिंडल का निर्माण होता है, स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। अब स्पिंडल फाइबर कहाँ पर है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर कहाँ पर है, इस टाइप से, ये तुम देख रहे हो, ये सेंट्रोमियर हो गया हमारा ये। तो बेटा स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है ये, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर जो होता है वो दोनों सेंट्रोइड को आपस में जोड़ देता है, ये दोनों सेंट्रोइड को आपस में जोड़ देता है, ये ऐसा करके ये दोनों सेंट्रोइड को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। और स्पिंडल फाइबर जो होता है, स्पिंडल फाइबर जो होता है ना बेटा, लाइन पे ध्यान देना, स्पिंडल फाइबर दोनों, ठीक है, दोनों सेंट्रोइड को आपस में जोड़ देता है, आपस में जोड़ देता है। बस इससे ज़्यादा फिर हमें नहीं लिखनी है, ध्यान देना, ऐसा बन गया हमारा। तो सेंट्रोइड जो होते हैं वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, जो सेंट्रोइड होते हैं वो ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, क्रोमोसोम मध्य रेखा में आ जाता है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर दोनों सेंट्रोइड को आपस में जोड़ देता है। अब क्या होता है, जो मेरे पास थर्ड फेज आती है ना, थर्ड फेज कौन सी आती है, मेटाफेज फर्स्ट के बाद थर्ड फेज आती है एनाफेज। अब आप सोच रहे हो कि एनाफेज में क्या होगा बेटा, एनाफेज फर्स्ट जो है ना हमारी, उस एनाफेज फर्स्ट में बहुत बढ़िया चीज़ होती है। अब जो ये एनाफेज फर्स्ट होता है वो होता है और होना काफ़ी नहीं होता। अरे यार चलो देखते हैं। तो जो ये एनाफेज फर्स्ट होता है ना, एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोइड होता है ना, ये वाला तुम देख रहे हो, ये तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो सेंट्रोइड, ये जो सेंट्रोइड दोनों के दोनों सेंट्रोइड हैं, ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ, यानी कि सेंट्रोइड पर खिंचाव उत्पन्न होता है। सेंट्रोइड पर क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव मतलब ऐसे करके। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है उसका विभाजन नहीं होता, ध्यान दो, सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। हालांकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कुछ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जैसे एल शेप, भी शेप, जे शेप, इस तरह का आकृति क्रोमोसोम की बन सकती है। फिलहाल स्पिंडल यानी कि सेंट्रोइड पर खिंचाव उत्पन्न होता है, सेंट्रोइड पर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, सेंट्रोइड पर क्या होता है बेटा, खिंचाव उत्पन्न होता है, खिंचाव, ठीक है, उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। जिससे होता क्या है, जिससे क्रोमोसोम जो होते हैं, जिससे क्रोमोसोम ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ध्रुवों की ओर क्या होते हैं बेटे, ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिश है, ठीक है। सेंट्रोइड पर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे क्रोमोसोम जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिश है। ठीक है। और इस समय जो होता है ना, इस समय क्रोमोसोम की जो शेप होती है, इस समय क्रोमोसोम की जो शेप होती है, आकृति, या तो वो भी टाइप की होगी, एल टाइप की होगी, तथा जे हो सकती है, ठीक है। अब देखो डायग्राम कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल सा डायग्राम है ये। चलो लो, डायग्राम मैंने फिर से अगेन बनाया, ठीक है। एनाफेज का डायग्राम बना रहा हूँ मैं। तो बेटा एनाफेज का डायग्राम कैसे बनेगा वो भी हम चेक करते हैं। ये सेंट्रोसोम है, तो बेटा ये सेंट्रोमियर कुछ ऐसे हो जाती है आकृति इसकी, ये ऐसी, ये वाली, ये, ठीक है, ऐसा करके ऐसी, ये वाला, ये खींच लेगा इधर को, ये भी इधर को खींचेगा ना, ये ऐसा करके ये। तो ये स्पिंडल फाइबर है और ये सेंट्रोमियर है इसका, ये ऐसी, ये वाला, ये, ठीक है, ऐसा करके ये खींच लेता है अपना ध्रुवों की तरफ को। अब ये जो है हमारे पास थर्ड एनाफेज कंप्लीट हो गई।
अब क्या होता है तुम्हारे पास, फोर्थ नंबर आता है इसका टीलोफेज। टीलोफेज, ठीक है बेटा। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, सिंपल सी बात है, सेंट्रोमियर दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाता है। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा बेटा चलो ठीक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके ओके सर। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का क्या होता है, निर्माण होता है। न्यूक्लियोलस का जिंदा निर्माण होता है, जिंदा निर्माण होता है, ठीक है, ओके। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। चलो सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है। क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं ना, क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, देते हैं, ठीक है। दो केंद्रक बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। क्रोमोसोम की संख्या कैसी होती है बेटे, आधी होती है, संख्या आधी होती है, ठीक है। ये इस टाइप से, यही है, ये जो तुम्हारे पास, ये तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम्हारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, और ये आ जाता तुम्हारे पास ऐसे इधर, बड़ा करके बनाओ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है इस टाइप से, ठीक है, और न्यूक्लियोलस भी बन जाती है। और क्रोमोसोम जो है ना, वो हमारे पृथक हो जाते हैं, ऐसे करके ये अलग हो जाते हैं, ये जिनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, आधी होती है, ये ठीक है, इस टाइप से हमारे बन जाते हैं। तो ध्यान देना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है, क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं जिसमें क्रोमोसोम कैसी होते हैं, आधी होती है, क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, यहाँ पूरा लिखो, क्रोमोसोम की संख्या कैसी होती है बेटा, आधी होती है, ठीक है, इस टाइप से। अब जो है यहाँ तक जो मेरे पास है वो कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन हो गया। इसके बाद में यानी कि साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन करते हैं। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, हटा दें इसको फिर, ओके सर, ओके। अरे यार लिखना बहुत पड़ता है, बहुत लंबी लैंग्वेज है, केवल थ्योरी तो है, इसलिए ज़्यादा लिखना पड़ता है। कोई रिएक्शन वगैरह होती ना तो इजी पड़ता, टॉपिक छोटा सा पड़ जाता, पर यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं है। इट इज़ वेरी डेंजर डिफिकल्ट पॉइंट भैया। थ्योरी है तो इजी, बहुत सिंपल सा है, डाल दो बेटे। कौन सा आ गया, साइटोकाइनेसिस, कुछ नहीं है बस साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस तो कुछ नहीं है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है ना, डिवीज़न जो होता है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है वो किसके द्वारा होता है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न वो सेल फ्यूरो द्वारा होता है, खांच द्वारा, सेल फ्यूरो द्वारा होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न सेल फ्यूरो द्वारा होता है, ठीक है, जिससे नई ठीक है, डॉटर DAUGHTER डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, सेल्स का निर्माण होता है। इस टाइप से देखो ध्यान से, ये एक फिर नीचे वाला भाग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमारा ये न्यूक्लियस हमारा पूरा बना दो, चलो पूरा बना दो, ऐसा करके पूरा न्यूक्लियस बनाओ, ये आ गया हमारा, ठीक है। बाकी हमारे ये क्रोमेटिन के धागे हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ठीक है, ये इस टाइप से ऐसे ही है। इसके अंदर बना दो न्यूक्लियोलस, बना दो न्यूक्लियोलस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। बाकी हमारे क्रोमेटिन के रेशियो होगा ये वाले, ठीक है। तो ये हो गई डॉटर सेल्स, DAUGHTER डॉटर सेल्स हो गई हमारी, ठीक है बेटा, ये बन गई डॉटर सेल्स। तो एक सेल से दो सेल ऐसे डिवाइड
हो जाता। तो बना लोगे ना चीज़ को। तो ये होता है हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन, जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। यानी कि 2x जो होता है वो x में चेंज हो जाता है, या 2n जो होता है वो n में चेंज हो जाता है। तो म्यूसिस फर्स्ट हमने कवर कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे म्यूसिस सेकंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।